अरे बाप रे बाप, ये क्या है? मेरी आंखों में इतनी तेज चुभन क्यों हो रही है? मेरे कमरे में इतनी रोशनी कहां से आ रही है? क्या घर में आग लग गई है? विशाल ने घबराकर आंखें खोली और ध्यान से देखा। खिड़की के पास एक बेहद खूबसूरत पक्षी बैठा हुआ था। उस पक्षी के पंख बिल्कुल असली सोने की तरह चमक रहे थे। कितना सुंदर पंछी है। इसके पंख तो बिल्कुल सोने के लग रहे हैं। पर इतना सुंदर पंछी मेरे इस छोटे से घर में रात के समय क्या कर रहा है? क्या मैं सही जगह आया हूँ? कहीं ये रास्ता तो नहीं भटक गया? मुझे इसे पकड़ना चाहिए। विशाल ने अपनी जिंदगी में ऐसा अद्भुत पक्षी कभी नहीं देखा था। वो धीरे धीरे उस पक्षी को पकड़ने के लिए उसके पास जाने लगा। रुक जाओ, क्या तुम्हारा नाम विशाल है? बाप रे, तुम बोल सकते हो? हाँ, मैंने तुम्हारा नाम पूछा है, जवाब दो। ये कैसे मुमकिन है? एक पक्षी कैसे बोल सकता है? मैं पक्का कोई सपना देख रहा हूँ। हाँ विशाल, मैं बोल सकता हूँ और तुम कोई सपना नहीं देख रहे। नहीं नहीं, मुझे बुखार होगा शायद। पक्षी इंसानों की तरह बात नहीं करते। हाँ। शांत हो जाओ विशाल, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत सख्त मदद चाहिए। मेरी मदद? पर तुम कौन हो? और सबसे बड़ी बात, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। मेरे पास समय बहुत कम है विशाल, तुम्हें मेरे साथ अभी इसी वक्त चलना होगा। तुम्हारे साथ? इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगा? और मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं? तुम कोई जादू टोना करने वाले राक्षस भी तो हो सकते हो। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा विशाल, पर अभी यहाँ बात करना सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है? क्या मतलब है? क्या कोई मेरे घर के बाहर है? एक बेगुनाह की जान खतरे में है। अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। चलो मेरे साथ। मैं किसी अनजान के साथ कहीं नहीं जा रहा। तुम जाओ यहाँ से। विशाल, तुम्हारी एक ना उस मासूम की जान ले लेगी। तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें सब सच दिखा दूंगा। विशाल कुछ देर गहरी सोच में पड़ गया, लेकिन उस पक्षी की आवाज में इतनी ज्यादा बेबसी थी कि विशाल मना नहीं कर पाया। वो चुपचाप घर का दरवाजा खोलकर उस पक्षी के पीछे पीछे चल दिया। पक्षी उड़ता हुआ विशाल को गांव के बाहर ले जाने लगा। वे दोनों घने जंगलों की तरफ बढ़ने लगे। रात के अंधेरे में जंगल बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। रुको, ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये जंगल तो रात में बहुत डरावना लगता है। मैं आगे नहीं जाऊंगा आगे। हमें रुकना नहीं चाहिए विशाल, समय बीतता जा रहा है। चलो मेरे साथ। तो हम किसी सुरक्षित जगह पर बात नहीं कर सकते क्या? जंगल में तो जंगली जानवर होंगे। बस हम पहुंचने ही वाले हैं। तुम्हें जो दिखाना है वो इसी जंगल के बीच मौजूद है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे वापस घर जाना है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और अंधेरी गुफा थी। स्वर्ण पक्षी उड़कर उस गुफा के अंदर चला गया। विशाल भी डरते डरते गुफा के अंदर घुस गया। गुफा के अंदर एक पत्थर पर एक बेहद खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर अजीब सी पीलाहट थी। हे भगवान, ये लड़की कौन है? और ये यहाँ इस सुनसान गुफा में बेहोश क्यों पड़ी है? पास आकर देखो विशाल। क्या इसे किसी ने मारा है? इसके शरीर पर तो कोई चोट नहीं है। इसका नाम कनिका है विशाल, इसे किसी ने मारा नहीं है। तो फिर ये ऐसे क्यों पड़ी है?
क्या इसे कोई बीमारी है? नहीं, बल्कि इसकी हालत इससे भी बदतर है। इस बेचारी की आत्मा किसी ने चुरा ली है। आत्मा चुरा ली है? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कोई किसी इंसान की आत्मा कैसे चुरा सकता है? हमारी दुनिया के नियम तुम्हारी दुनिया से अलग हैं विशाल। तुम्हारी दुनिया? तुम किस दुनिया से आए हो? किसी पापी इंसान ने काले जादू से इसकी आत्मा को इसके शरीर से अलग करके कहीं कैद कर लिया है। अब तुम्हें ही इस लड़की की मदद करनी होगी। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं तो कोई जादूगर नहीं हूँ, और इस पूरी दुनिया में मदद करने के लिए तुमने मुझे ही क्यों चुना? मैं तो एक साधारण सा लड़का हूँ। क्योंकि कनिका की सबसे कीमती चीज तुम्हारे पास है। मेरे पास? मेरे पास किसी की कोई चीज नहीं है। इस लड़की की स्वर्ण अंगूठी तुम्हारे पास है विशाल। उसी अंगूठी की रोशनी का पीछा करते हुए मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा हूँ। तुम उस सुनहरी अंगूठी के बारे में बात कर रहे हो जो मुझे कुछ दिन पहले जंगल में मिली थी? हाँ विशाल, वो कोई साधारण अंगूठी नहीं है, वो कनिका की जीवन रेखा है। मुझे लगा वो कोई पुरानी चीज है। मैंने उसे अपने संदूक में रख दिया था। अब तुम्हें ही उस चोर को ढूंढना होगा। सिर्फ तुम ही उसे आजाद करा सकते हो। मैं सोच में पड़ गया हूँ। भला कौन इंसान किसी अनजान लड़की की आत्मा चुरा सकता है, और उसका मकसद क्या हो सकता है? और तुम कौन हो जो इस लड़की के लिए इतना परेशान हो रहे हो? मेरा असली नाम रतन है विशाल। मैं तुम्हें अपना पूरा अतीत बताता हूँ। हाँ, तुम मुझे शुरू से सब कुछ बताओ, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि ये सब क्या है और कनिका यहाँ कैसे पहुंची। ठीक है रतन, मैं तुम्हारी पूरी बात ध्यान से सुन रहा हूँ। मेरी दुनिया बहुत अलग है विशाल। वो एक स्वर्ण दुनिया है। कहानी शुरू होते ही ऐसा लगा जैसे विशाल खुद उस अतीत को अपनी आंखों के सामने दिख रहा हो। रतन की दुनिया सचमुच बिल्कुल अलग थी। वहां पेड़, पौधे, नदियां और पहाड़ सब कुछ सोने की तरह चमक रहा था। वहां कनिका और रतन बहुत अच्छे दोस्त थे। कनिका बहुत ज्यादा चंचल स्वभाव की थी और हमेशा नई नई खोजें करने के लिए निकल जाती थी। रतन, तुम हमेशा यहीं क्यों बैठे रहते हो? मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा बोरियत होती है। तो और कहाँ जाऊं कनिका? हमारी स्वर्ण दुनिया तो यहीं तक है। चलो ना रतन, आज स्वर्ण पहाड़ी के उस पार चलकर देखते हैं। मैंने सुना है वहां से इंसानों की दुनिया का एक बहुत अच्छा रास्ता जाता है। नहीं नहीं कनिका, वहां जाना ठीक नहीं है। तुम जिद मत करो। तुम तो बहुत ज्यादा डरपोक हो रतन, थोड़ा तो साहस दिखाओ। तुम्हें पता है ना कनिका, वहां जाना हमारे लिए मना है। इंसानों की दुनिया हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। उनके मन में बहुत लालच होता है। ओफो, मैं बस दूर से देखकर वापस आ जाऊंगी। कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। मैं सच कह रही हूँ। नहीं कनिका नहीं, मेरी बात मानो। तुम वहां नहीं जाओगी। एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं अभी जाती हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अभी गई और अभी आई। कनिका रतन की बात सुने बिना दौड़ती हुई पहाड़ी की उस तरफ चली गई। वो चलते चलते एक अजीब से धुएं वाले रास्ते पर पहुंच गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने अपनी स्वर्ण दुनिया की सीमा पार कर ली थी। अचानक धुएं के छटने पर उसने खुद को एक घने जंगल और अनजान जंगल में पाया। अरे ये क्या हुआ? यहाँ की हवा इतनी ज्यादा भारी क्यों लग रही है? ये मैं कहाँ पर आ गई हूँ? मुझे वापस जाना होगा। कनिका बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो वापस जाने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन सब रास्ते एक जैसे लग रहे थे।
तभी झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। कनिका डरकर एक पेड़ के पीछे छिप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने से एक इंसान बाहर आया। बाहर आ जाओ सुवर्ण सुंदरी, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैंने कहा मेरे पास मत आना। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे पता है तुम रास्ता भटक गई हो। कनिका डरते हुए बाहर आ गई। सामने खड़ा इंसान उसे लगातार घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपना नाम सुरेश बताया। आप कौन है और मैं यहाँ इस भयानक जगह पर कैसे आ गई हूँ? मेरा नाम सुरेश है और तुम मेरी मेहमान हो। मुझे आपकी मेहमान नहीं बनना। नहीं, मुझे आपकी मेहमान नहीं बनना। मुझे वापस मेरे घर जाना है। कृपा करके मेरी मदद कर दीजिए। घर? अब यही तुम्हारा घर है सुंदरी। सुरेश जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। कनिका को अब समझ आ गया था कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है सुवर्ण कुमारी। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? मैंने कहा मुझे जाने दो मुझे। मैंने कई महीनों तक घोर तपस्या की है ताकि तुम जैसी कोई स्वर्ण आत्मा मेरी पकड़ में आ सके। तुम मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो? बोलो तुम मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे तुम्हारी जादुई ताकत चाहिए। जाने दो वरना मेरे लोग यहाँ पर आकर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा जाने दो मुझे। हाँ, तुम मुझे क्या डराओगी? मैं तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए कैद करने आया हूँ। तुम्हारी स्वर्ण आत्मा मुझे वो ताकत देगी जो इस पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। सुरेश ने अपनी झोली से एक अजीब सी काली चमक वाला जादुई बोतल निकाली। शरीर से एक सुनहरी रोशनी खींचकर उस बोतल के अंदर जाने लगी। जैसे सुरेश हंसता हुआ वो बोतल लेकर घने जंगलों में कहीं गायब हो गया। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है रतन। कोई इंसान इतना नीच कैसे हो सकता है? मुझे उस कनिका के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसने ऐसा क्या बिगाड़ा था उसका? इंसानों का लालच उसे अंधा कर देता है विशाल। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं उस दिन से बस इसी गुफा में इसके शरीर की रक्षा कर रहा हूँ विशाल। मुझे डर है कि कोई जंगली जानवर इसे नुकसान न पहुँचा दे। तुम बहुत अच्छे दोस्त हो रतन। मेरी सारी उम्मीदें अब सिर्फ तुमसे हैं। तुम ही उसे आज़ाद करा सकते हो। तुम फिक्र मत करो रतन, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं उस चोर को पूरे जंगल में ढूंढ निकालूंगा और कनिका की आत्मा को उस जादुई बोतल से जरूर आजाद करूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विशाल। तुम्हारी इस मदद को हमारी दुनिया कभी नहीं भूलेगी, कभी नहीं। ठीक है, मैं घर जाता हूं। मैं कल फिर आऊंगा। विशाल गुफा से निकलकर वापस अपने घर पर आ गया। सूरज पूरी तरह से निकल चुका था। विशाल अपने बिस्तर पर लेट गया था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका दिमाग बस यही सोच रहा था कि वो कनिका को कैसे आजाद कराएगा। उसका मन बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। मैं उस इंसान को ढूंढूंगा कैसे? मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं है। लेकिन मैंने उसे देखा है। मैं उसका चेहरा पहचान सकता हूँ। हाँ। और वो जादुई बोतल कैसी दिखती होगी? मुझे ये सब बहुत सावधानी से काम करना होगा। अगर वो इंसान मुझे मिल भी गया तो मैं उससे लड़ूंगा कैसे? उसके पास तो काला जादू है। दिन ऐसे ही सोच विचार में बीतते जा रहे थे। रात हो चुकी थी। विशाल अपने कमरे में बैठा किसी के आने का इंतजार कर रहा था। तभी दरवाजे पर
आहट हुई। उसका बड़ा भाई विनय थका हारा घर के अंदर आया। अरे भैया, आप आ गए। आप इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ विशाल, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, काम बहुत था। खाना भी ठंडा हो गया है, आप बैठिए, मैं गर्म कर देता हूँ। विशाल की नजर अचानक विनय के हाथों पर पड़ी। विनय ने अपने हाथ में एक अजीब सी चमकती हुई बोतल को कसकर पकड़ा हुआ था। विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भैया, ये आपके हाथों में क्या है? कुछ नहीं विशाल, तू अपना काम कर। विनय अचानक से बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसने तुरंत उस बोतल को अपनी शर्ट के अंदर छिपा लिया। उसने विशाल की तरफ बहुत गुस्से से देखा। मैंने कहा ना, वो कुछ नहीं है। तू इतना सवाल क्यों कर रहा है? मैं तो बस पूछ रहा था भैया, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं एक बहुत जरूरी काम से बाहर गया था, इसीलिए आने में देर हो गई। तूने खाना खा लिया ना? इतनी रात तक कैसा जरूरी काम भैया? आप आजकल घर भी बहुत कम रहते हैं। तुझे मेरी जासूसी करने की जरूरत नहीं है विशाल। भैया, मैं जासूसी नहीं कर रहा। कुछ परेशानी है तो मुझे बताइए ना, हम दोनों मिलकर हल निकाल लेंगे। मैंने कहा ना कि ये कुछ जरूरी काम है। तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अभी बच्चे हो, अपने काम से काम रखो और जाकर सो जाओ। अपने भाई का ऐसा अजीब और गुस्से वाला व्यवहार देखकर विशाल सन्न रह गया था। विनय ने उस पर कभी इस तरह से कभी नहीं चिल्लाया था। विशाल चुपचाप अपने कमरे में आ गया, लेकिन उसके मन में शक का एक बीज बो दिया था। वो पूरी रात सो नहीं पाया। भैया इतना परेशान क्यों थे? और वो चमकती हुई बोतल, क्या वो वही बोतल है जिसके बारे में रतन बता रहा था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भैया ऐसा कुछ नहीं कर सकते। नहीं। अगले दिन सुबह विनय काम पर चला गया। विशाल को बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा था। वो तुरंत घर से बाहर निकला और सीधा जंगल की उसी गुफा के पास पहुंच गया। रतन वहीं कनिका के पास बैठा हुआ था। विशाल भागता हुआ उसके पास गया। रतन, रतन, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे लगता है कि मामला बहुत उलझ गया है। क्या हुआ विशाल? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें उस चोर सुरेश के बारे में कुछ पता चला? मेरे भैया विनय कल रात घर बहुत देर से आए। पता नहीं वो अचानक मुझ पर गुस्सा क्यों होने लगे। वो ऐसा कभी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात क्या विशाल? रुको मत, मुझे सब सच बताओ। उनके हाथों में एक अजीब सी चमकती हुई बोतल थी रतन। जब मैंने उस बोतल के बारे में पूछा तो वो एकदम से डर गए और उसे छिपा लिया। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे मेरे ही भाई पर शक हो रहा है। ये सुनकर रतन भी बुरी तरह से हैरान हो गया। उसके पंख फड़फड़ाने लगे। क्या एक चमकती हुई बोतल? ठीक है विशाल, हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। मैं आज रात तुम्हारे घर आऊंगा और छिपकर तुम्हारे भैया का चेहरा देखूंगा। फिर ही हमें पता चल पाएगा कि क्या सच है। ठीक है रतन, तुम आज रात मेरे घर आना। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। विशाल के घर में चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था। स्वर्ण पक्षी रतन के एक अंधेरे कोने में अलमारी के ऊपर छिपकर बैठा हुआ था। विशाल कुछ पढ़ते हुए अपने भाई का इंतजार कर रहा था। विनय थके हुए कदमों से घर के अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा उतरा हुआ था। कोने में बैठे रतन ने विनय का चेहरा ध्यान से देखा। अरे विशाल, तुम अभी तक सोए नहीं? जी भैया, नींद ही नहीं आ रही थी तो मैं कुछ पढ़ रहा था। इतनी रात गए क्या पढ़ रहे हो?
क्या तुमने खाना खा लिया है? जी भैया, मैंने खाना खा लिया था। बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी तो किताब देखने लगा। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। क्या आज काम बहुत ज्यादा था? हाँ विशाल, काम का बोझ थोड़ा ज्यादा था। विनय विशाल के पास आकर बैठ गया। उसने अपना हाथ विशाल के सर पर रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा थी। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, कल रात मैं तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। कोई बात नहीं भैया, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। मेरा दिमाग आजकल बहुत खराब रहता है। कोई बात नहीं भैया, मैं बुरा नहीं मानता। पर आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि आखिर क्या बात है? आप इतनी रात तक कहाँ रहते हैं? मैं जानता हूँ विशाल कि तुम ये सब जानना चाहते हो, पर मेरी मजबूरी को समझो। अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक? क्या आप किसी मुसीबत में हैं भैया? अरे नहीं, मैं किसी मुसीबत में नहीं हूं। आप मुझे बताइए भैया, मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा। हम दोनों भाई हैं। नहीं विशाल, तुम इसमें मत पड़ो। बस कुछ ही दिन की बात और है। सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ खुद बता दूंगा, और जब मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम बहुत खुश हो जाओगे। मेरा विश्वास करो। विशाल ने अपने भाई की आंखों में देखा। उसे वहां पर धोखा नहीं बल्कि एक गहरी लाचारी नजर आ रही थी। विशाल ने ज्यादा सवाल करना ठीक नहीं समझा। ठीक है भैया, आप परेशान मत होइए। आप खाना खा लीजिए, मैं अब सोने जा रहा हूं। विनय खाना खाकर अपने कमरे में चला गया और कुछ ही देर में उसके खर्राटे गूंजने लगे। विनय के सो जाने के बाद स्वर्ण पक्षी रतन अंधेरे कोने से उड़कर विशाल के पास आ गया। रतन बुरी तरह से कांप रहा था और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। विशाल, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? क्या तुमने मेरे भैया का चेहरा देखा? विशाल, ये वही इंसान है जंगल में जिसने कनिका को फंसाया था। वो कोई और नहीं, तुम्हारा सगा भाई विनय ही था। क्या कहा? क्या तुम एकदम सच बोल रहे हो? मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। उसने कनिका को अपना झूठा नाम बताया था और उसी ने वो जादुई बोतल इस्तेमाल की थी। रतन की बात सुनकर विशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। क्या? नहीं, ये झूठ है। मेरे भैया ऐसा घिनौना काम कर ही नहीं सकते। वो किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। मेरा विश्वास करो विशाल, वो तुम्हारे ही भैया थे। तुम्हें जरूर पहचानने में गलती हुई है रतन। मैं उस चेहरे को कभी नहीं भूल सकता विशाल। इसी इंसान ने मेरी कनिका की जिंदगी तबाह की है। ओह, तो इसीलिए भैया इतनी रात में बाहर रहते हैं। और वो बोतल, वही बोतल थी। तुम्हारा भाई एक बहुत बड़ा अपराधी है। उसने हमारे साथ धोखा किया है। विशाल की आंखों में आंसू आ गए और दिल में एक अजीब सा गुस्सा भर गया था। उसका अपना सगा भाई एक आत्मा चुराने वाला क्रूर चोर कैसे हो सकता है? उसने फैसला किया कि वो विनय से सीधा कोई सवाल नहीं करेगा, बल्कि खुद इस खौफनाक सच की तह तक जाएगा। मैं आज रात खुद इस सच का पता लगाऊंगा रतन। अगर मेरे भाई ने कुछ गलत किया है तो मैं उसे रोकूंगा। अगली रात विशाल सोने का नाटक करते हुए रतन के साथ छिपकर विनय का पीछा करने लगा। घने जंगल और कटीले रास्ते पार करके जब विनय एक भयानक और वीरान गुफा के पास रुका तो विशाल एक पत्थर के पीछे से अंदर झांकने लगा। गुफा के अंदर खौफनाक नजारा देखते ही विशाल की रूह कांप उठी। हे भगवान, ये कैसी भयानक जगह है और अंदर ये सब क्या चल रहा है? गुफा के अंदर बहुत तेज बदबू आ रही थी।
बीचों बीच एक आग चल रही थी। उस आग के पास एक बेहद खूंखार दिखने वाला तांत्रिक बैठा हुआ था। उसके माथे पर लाल रंग का बड़ा सा टीका लगा हुआ था और उसके चारों ओर अजीब से जानवरों और इंसानों की खोपड़ियां पड़ी हुई थी। विनय डरते डरते उस तांत्रिक के सामने जाकर खड़ा हो गया। बाबा, मैं आ गया हूँ। आपने जो काम मुझे सौंपा था वो मैंने कर दिया है। विनय ने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब में हाथ डाला और वही चमकती हुई जादुई बोतल निकालकर तांत्रिक के सामने रख दी। बोतल के अंदर कनिका की सुनहरी आत्मा साफ दिखाई दे रही थी। ओह, शाबाश विनय, बहुत बढ़िया काम किया तूने। इस स्वर्ण आत्मा की मुझे बहुत सालों से तलाश थी। मुझे उम्मीद है आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया। वैसे आपको ये क्यों चाहिए था? इसके बिना मेरी सबसे बड़ी तांत्रिक विद्या अधूरी थी। तूने मेरा काम आसान कर दिया। विनय तांत्रिक के सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, आपने जो कहा था मैंने सब कर दिया। इस स्वर्ण आत्मा को पकड़ने के लिए मुझे अपनी इंसानियत तक मारनी पड़ी। मैंने सब कर दिया बाबा। बिल्कुल, हम हर काम अच्छाई से तो नहीं कर सकते ना। मैंने बेगुनाह लड़की के साथ छल किया है। अब तो आप मेरी बहन को आजाद कर दीजिए बाबा, आजाद कर दीजिए। गुफा के बाहर छिपे विशाल का दिमाग सुन पड़ गया। वो बहुत ज्यादा हैरान था। बहन? विनय भैया किस बहन की बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तांत्रिक के भयानक मंत्र पढ़ते ही गुफा के अंदर कोने में रोशनी फैल गई, जहां एक लोहे के पिंजरे में जंजीरों से जकड़ी हुई एक कमजोर लड़की कैद थी। उसे देखते ही विशाल के होश उड़ गए, क्योंकि वो बुरी हालत में कैद लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की छोटी बहन रिया थी। रिया? मेरी छोटी रिया जिंदा है। 10 सालों पहले मैंने मेरी बहन को देखा था और इस खूंखार तांत्रिक ने उसे इतने सालों से कैद करके रखा है। बाबा देखिए, मैंने आपका काम कर दिया है। अब मेरी रिया को छोड़ दीजिए। वो बहुत कमजोर हो चुकी है। मैं उसे अब अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से गुफा की दीवारें कांपने लगी। उसने बोतल को अपने पास रख लिया। इतनी जल्दी भी क्या है विनय? मेरा अनुष्ठान अभी अधूरा है। अगर ये पूरा हो गया तो मुझे स्वर्ण लोक पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। महाराज, मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए महाराज। ये स्वर्ण आत्मा तो मिल गई, लेकिन मेरी तांत्रिक विद्या को पूरा करने के लिए मुझे एक और चीज चाहिए। और क्या चाहिए बाबा? मेरी रिया को और मत तड़पाइए। मुझे अब और इंतजार नहीं होता। मुझे मेरी बहन चाहिए, मुझे मेरी बहन चाहिए। तांत्रिक ने एक कुटिल मुस्कान के साथ विनय की तरफ देखा। मुझे वो स्वर्ण पक्षी और तुम्हारा भाई भी चाहिए, जो इस वक्त तुम्हारे सगे भाई विशाल के पास मौजूद है। उस पक्षी की बलि के बिना ये आत्मा मेरे किसी काम की नहीं है। जा विनय, अपने भाई से वो पक्षी लेकर आ, जा। तांत्रिक की ये बात सुनकर विनय एकदम से भड़क उठा। जो विनय अभी तक गिड़गिड़ा रहा था, उसकी आंखों में अब खून उतर आया था। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और गुस्से में कांपने लगा। नहीं,
ये कभी नहीं होगा बाबा। मैंने तुम्हारे लिए छल किया, एक बेजुबान लड़की की आत्मा चुराई, लेकिन मेरे छोटे भाई को इसके बीच बिल्कुल मत लाओ, बिल्कुल मत लाओ बाबा। तू आवाज ऊंची कर रहा है विनय। तू भूल मत कि तेरी बहन की जान मेरे हाथों में है। जो मैं कह रहा हूं वो कर। मैं विशाल को कुछ नहीं होने दूंगा, वो मेरा भाई है। तुम अपनी बात से मुकर रहे हो तांत्रिक। तुमने कहा था कि स्वर्ण आत्मा लाते ही तुम रिया को छोड़ दोगे। वाह, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। मैं तुम्हें वो पंछी कभी लाकर नहीं दूंगा। तांत्रिक ने गुस्से में अपनी आंखें बड़ी कर ली। उसने पास पड़ी एक खोपड़ी उठाई और उसे आग में फेंक दिया। हाँ तो ठीक है विनय, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो भूल जा अपनी इस बहन को, भूल जा। बाबा ऐसा मत कीजिए, मैं पहले ही आपके लिए बहुत कुछ कर चुका हूँ बाबा, ऐसा मत कीजिए। मैं इस रिया की बलि अपने अनुष्ठान में चढ़ा दूंगा। कम से कम मेरी विद्या तो पूरी हो जाएगी। गुफा के बाहर खड़ा विशाल अब खुद को रोक नहीं पाया। अपनी बहन को मौत के मुंह में देखकर और अपने भाई की बेबसी सुनकर उसने बिना सोचे गुफा के अंदर कदम रख लिया। रुक जाओ तांत्रिक, मेरी बहन को हाथ भी मत लगाना, मैं आ गया हूं। अचानक विशाल को वहां पर देखकर विनय के चेहरे का रंग उड़ गया। वो डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। विशाल, तू यहाँ क्या कर रहा है? तूने मेरा पीछा क्यों किया? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। भाग जा यहाँ से विशाल। मैं कहीं नहीं जाऊंगा भैया, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, मुझे सब सच पता चल गया है भैया। विनय अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। उसने विशाल के सामने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दे विशाल, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, पर मैं विवश था। इस तांत्रिक ने सालों पहले रिया को अगवा कर लिया था। मुझे कुछ दिन पहले ही इसका पता चला। भैया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हम दोनों मिलकर कुछ करते। इसने मुझे कहा था कि अगर मैं इसके लिए काम करूंगा और स्वर्ण आत्मा लाऊंगा तो ये रिया को छोड़ देगा। आपको इस मायावी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैं बस हमारी बहन को घर लाना चाहता था विशाल। मैंने तुम्हें जानबूझकर इस सब से दूर रखा था ताकि तुम सुरक्षित रहो। विशाल की आंखों से भी आंसू झलक पड़े। उसे अपने भाई के गलत काम पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसकी नीयत और बेबसी देखकर उसका दिल पिघल गया। विशाल आगे बढ़ा और उसने अपने रोते हुए भाई को अपने गले से लगा लिया। रो मत भैया, आपने जो किया वो गलत था, लेकिन रिया के लिए किया। अब हम दोनों मिलकर इस तांत्रिक का सामना करेंगे। हम रिया को यहाँ से जरूर ले जाएंगे। तांत्रिक ताली बजाने लगा। वो इस भावुक नजारे का मजाक उड़ा रहा था। वो जोर जोर से हंसते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वाह, क्या बात है, कितना प्यारा परिवार है तुम लोगों का। मेरा तो दिल भर आया। चलो अब ये नाटक बंद करो। तुम एक बहुत नीच इंसान हो तांत्रिक। तुमने एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे सजा देने वाले तुम कौन होते हो? तुम तो खुद मेरे जाल में फंस गए हो। सजा तो मिलेगी तुझे, हर चीज का हिसाब देना होगा तुझे। अब वो स्वर्ण पंछी मुझे सौंप दो, वरना आज तुम तीनों भाई बहन यहां से जिंदा नहीं जाओगे। विशाल अब समझ गया था कि इस खूंखार तांत्रिक से लड़कर वो कभी भी जीत नहीं सकते। इसके पास काले जादू की ताकत थी
विशाल ने सोचा कि यहाँ ताकत नहीं बल्कि तांत्रिक के ही हथियार छल और कपट का इस्तेमाल करना होगा। उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सी शांति ओढ़ ली। उसने धीरे से अपने हाथ जेब में डाले और मुट्ठी बंद करके हाथ बाहर निकाला। रुक जाओ तांत्रिक, तुम्हें वो स्वर्ण पक्षी चाहिए ना? मैं वो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ, तुम मुझसे शर्त लगाओगे? तुम्हारी मौत मेरे सामने खड़ी है लड़के। चुपचाप वो पंछी मुझे दे दो। विशाल ने अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली पर वही कनिका की सुनहरी अंगूठी चमक रही थी। अंगूठी की तेज रोशनी पूरी गुफा में फैल गई। तांत्रिक की आंखें उस अंगूठी को देखकर लालच में फटी की फटी रह गईं। तुम्हें लगता है सिर्फ उस पक्षी की बलि चढ़ाने से तुम्हारी विद्या पूरी हो जाएगी? तुम बहुत बड़े मूर्ख हो तांत्रिक। हाँ, तेरा क्या मतलब है? क्या ये अंगूठी? विशाल ने मौके की नजाकत को समझा। उसने दिमाग लगाया और एक बहुत ही चालाकी भरी और झूठी कहानी गढ़नी शुरू कर दी। ये स्वर्ण दुनिया की शाही अंगूठी है। वो पक्षी कोई साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि इस अंगूठी का गुलाम है। हाँ, तू क्या बकवास कर रहा है? उसकी आत्मा इस अंगूठी के बिना बिल्कुल बेजान और किसी काम की नहीं है। विशाल, तू ये क्या कह रहा है? इसे गुस्सा मत दिला। चुप रहिए भैया। तांत्रिक, अगर तुमने मेरी बहन रिया को कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो मैं इस अंगूठी को तुम्हारी हवन की आग में फेंक दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। अगर ये अंगूठी जल गई तो उस स्वर्ण पक्षी की सारी जादुई ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और फिर तुम्हारा वो महान अनुष्ठान कभी पूरा नहीं होगा। तुम सारी जिंदगी ऐसे ही राख मलते रह जाओगे। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। रुक जाओ, बोलो तुम क्या चाहते हो? मेरी शर्त साफ है तांत्रिक। पहले तुम्हें आत्मा वाली बोतल खोलनी होगी और मेरी बहन रिया को उस पिंजरे से आजाद करना होगा। ठीक है, मैं करता हूं, आजाद करता हूं। जब वो दोनों पूरी तरह आजाद हो जाएंगी तभी मैं ये कीमती अंगूठी और वो पक्षी तुम्हें दूंगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तांत्रिक का लालची दिमाग तेजी से चलने लगा। वो अपने मन ही मन एक बहुत ही कुटिल चाल सोचने लगा। ये लड़का बहुत चालाक बन रहा है। मैं पहले बोतल और पिंजरा खोल देता हूं। जैसे ही ये बेवकूफ मुझे वो जादुई अंगूठी देगा, मैं अंगूठी की ताकत से इन दोनों भाइयों को यहीं भस्म कर दूंगा। फिर मैं उस आत्मा और रिया को दोबारा कैद कर लूंगा। अपने इसी गुरूर और लालच में तांत्रिक ने विशाल की बात मान ली। ठीक है लड़के, मुझे तेरी शर्त मंजूर है, लेकिन अगर तूने मुझे धोखा दिया तो मैं तुझे जिंदा चबा जाऊंगा। ठीक है, मैं धोखा नहीं दूंगा। तांत्रिक ने तुरंत आत्मा वाली बोतल उठाई और उसका ढक्कन खोल दिया। इसके बाद वो चलकर पिंजरे के पास गया और उसने एक मंत्र पढ़कर पिंजरे का भारी ताला भी खोल दिया। ताला खुलते ही रिया रोती हुई पिंजरे से बाहर आ गई। रिया दौड़कर सीधा विनय और विशाल के गले लग गई। भैया, भैया, आप मुझे बचाने आ गए। मुझे यहाँ से लेकर चलिए। मुझे यहाँ पर बहुत डर लगता है भैया। डरो मत बहन, हम आ गए हैं ना। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। हम सब घर चलेंगे, डरो मत। तांत्रिक अब अपना आपा खो रहा था। वो तेजी से विशाल की तरफ बढ़ा। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया लड़के। अब जल्दी से वो स्वर्ण अंगूठी और पक्षी मेरे हवाले कर दो। जैसे ही तांत्रिक विशाल के हाथ से वो अंगूठी छीनने के लिए आगे बढ़ा, गुफा के बाहर से स्वर्ण पक्षी रतन तेजी से उड़ता हुआ आया। रतन सीधा आकर विशाल के हाथ में रखी उस अंगूठी के ऊपर बैठ गया। तुम इंसानों का लालच ही
तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है तांत्रिक। तू कौन है और तू बोल कैसे रहा है? तुम स्वर्ण दुनिया की शक्तियों का इस्तेमाल अपने काले कामों के लिए करना चाहते थे, पर याद रखना, स्वर्ण दुनिया की चीजें लालचियों और पापियों को ताकत नहीं बल्कि सजा देती हैं। लालच में अंधे तांत्रिक ने रतन की बात को अनसुना कर दिया और जैसे ही उस पवित्र स्वर्ण अंगूठी पर अपना अशुद्ध हाथ मारा, उसमें से एक खौफनाक जादुई सुनहरी ऊर्जा निकली। उस शुद्ध रोशनी ने तांत्रिक को पूरी तरह से घेर लिया था और अपना ही काला जादू उसी पर पलटकर उस पर वार करने लगा था। ये क्या हो रहा है? मेरे शरीर में लग रही है। मुझे छोड़ दो। मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। तेज रोशनी की वजह से तांत्रिक अब खत्म हो चुका था। उधर खुली हुई बोतल से कनिका की सुनहरी आत्मा अब आजाद हो चुकी थी। वो आत्मा एक तेज रोशनी के रूप में गुफा से बाहर निकली और सीधा जंगल की उस गुफा की ओर उड़ गई, जहां कनिका का बेहोश शरीर रखा हुआ था। मुझे माफ कर दे रिया, मैं तुझे इतने सालों तक नहीं बचा पाया। मुझे माफ कर दे। भैया, भैया, मैंने आपको बहुत याद किया भैया। और मुझे माफ कर दे विशाल, मैंने गलत रास्ता चुना। मुझे तुम्हारे साथ मिलकर इसका सामना करना चाहिए था। आप रोइए मत भैया, आपने जो किया वो रिया के प्यार में किया। आज हमारा परिवार पूरा हो गया है, बस यही सबसे बड़ी बात है। कुछ देर बाद रतन उड़कर उन तीनों के पास आ गया। विशाल, तुमने अपने परिवार को भी बचा लिया और मेरी कनिका की आत्मा को भी। हालात इंसान से गलतियां करवाते हैं विनय, लेकिन अंत में तुमने सही का साथ दिया और अपनी गलती सुधार ली। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया रतन। अगर तुम ना होते तो हमें कभी रिया के बारे में पता ही नहीं चलता। रतन के जाने के बाद अगली सुहानी सुबह विशाल, विनय और रिया अपने आंगन में बैठे सच्ची खुशी महसूस कर रहे थे। आसमान में उड़ते हुए स्वर्ण पक्षी और खूबसूरत लड़की ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए हमेशा के लिए अपनी स्वर्ण दुनिया की ओर प्रस्थान किया। और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।